जब कोई घटना घटित होने वाली होती है तो वह हमको संकेत देती है, लेकिन हम संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। आप देखे होंगे कि आम जनजीवन में किसी भी व्यक्ति से आपको मुलाकात होनी अगर रहती है तो उसी तरह के व्यक्ति एक दो दिन पहले आपको दिखाई देने लगता है। मित्रों, आज की घटना ऐसी ही है जो संकेत देती है, लेकिन संकेत को लड़की के माता पिता समझ नहीं पाते हैं। एक लड़की गायब हो जाती है। दिन भर उसके माता पिता खोजते हैं, उसका कहीं कोई पता नहीं चलता है। रात हो जाती है। माँ का रो रो करके बुरा हाल था। लड़की की उम्र महज 17 साल थी, अभी वो नाबालिग थी। रात हो जाती है, बच्ची अपने घर पे वापस नहीं आती है, तो दूसरे दिन लड़की के माता पिता जाते हैं थाने, शिकायत करते हैं। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले वो लड़की के कमरे को खंगालती है, देखती है उसमें कोई ऐसी वस्तु न मिल जाए जिससे पुलिस को सहायता मिले। तो मित्रों, उसके लड़की के कमरे में एक नोटबुक मिलती है जो 27 पेज की थी। जब उस नोटबुक को पुलिस देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस लड़की ने अपने 17 वर्ष के जीवन की पूरी कहानी उस अपनी नोटबुक में लिख दिया था। मित्रों, आगे आपको बताते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। ज़रा आप 15 मिनट के लिए हमें समय दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। ये घटना है बम्बई की। गांव से रोटी रोजी कमाने के लिए एक गांव का जोड़ा बम्बई आता है। जोड़े में पति पत्नी और उसकी एक 6-7 साल की बच्ची होती है। वो आते हैं बम्बई में, एक कमरा लेते हैं। कमरा जहाँ पर लेते हैं एक लॉज टाइप का था, मतलब वहाँ पर 8-10 कमरे और थे। पड़ोसी सब अगल बगल में थे। चूँकि गरीबी थी, माता पिता दोनों काम करने लगते हैं। पिता किसी फैक्ट्री में काम करता था और माँ भी कहीं एक दुकान पे जाके, वो भी कपड़े की सेलिंग का काम करती थी, उसको भी 4-6 हज़ार रुपये मिल जाते थे। घर में सिर्फ एक छोटी सी सुंदर सी बच्ची थी, 6-7 साल जिसकी उम्र थी। माँ करती क्या, चूँकि दोनों लोग वर्किंग में थे, पड़ोसी के सहारे, एक उनका बगल में पड़ोसी था, वो भी हस्बैंड वाइफ, उसकी वाइफ घर पे रहती थी, हस्बैंड बाहर किसी फैक्ट्री में काम करता था, उसके घर बच्ची को छोड़ देती। चूँकि उनको पता था कि हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा था नहीं। ये डेली का नियम था। 5-6 बजे पति पत्नी वापस आते थे। बच्ची को जब उनके यहाँ से वापस ले आते थे। बच्ची कुछ दिन के बाद उसको स्कूल में एडमिशन करा दिया। स्कूल में एडमिशन कराने के बाद बच्ची 4 बजे आ जाती थी, वो 4 बजे उसी पड़ोसी के घर चली जाती थी। हस्बैंड वाइफ, वो जो पड़ोसी थे, 26 साल की वो महिला थी और उसका हस्बैंड 27 साल का था। वो भी किसी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन कभी कभार वो घर पे रुक जाया करता था। एक दिन की बात है मित्रों, जब वो घर पे था तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे थे। तो 6-7 साल की जो बच्ची थी वो चुपके से देख रही थी। संबंध बनाने के बाद पति निकलता है और उस बच्ची के कमरे में जाता है कि जहाँ पर वो बच्ची सो रही थी, उस बच्ची को ध्यान से निहारता है। बड़ी खूबसूरत थी बच्ची। अपनी पत्नी से आकर कहता है कि तो बहुत अच्छी बच्ची है। पत्नी भी कहती हाँ, लेकिन उसकी शैतानी निगाह उस 6-7 साल की मासूम बच्ची के ऊपर पड़ जाती है हस्बैंड की। एक दिन ऐसा होता है कि उसकी पत्नी बाहर गई थी, पति घर में था। तभी पड़ोसी के यहाँ जब अपनी बच्ची को छोड़ने जाते हैं ये दोनों पति पत्नी, तो वो अकेले में बच्ची से कुछ टेबलेट खाने को देता है। खाने के साथ साथ में कुछ गोली देता है। बच्ची को कुछ नशा जैसे हो जाता है। उसके एक अजीब फीलिंग आने लगती है। उसके अंदर जैसे पुरुष का संसर्ग पाने की लालसा उसके अंदर में आ जाती है और वो उसकी बच्ची के साथ गंदी हरकत करने लगता है। ये सिलसिला कुछ दिन तक जारी रहा। एक दिन की बात है कि जब
लड़की को के साथ इसने ऐसा काम किया, चूँकि लड़की उस दिन गोली नहीं खाई थी तो होशो हवास में थी। जब उस पड़ोसी ने लड़की के साथ इस तरह गंदा काम किया तो उसने उसकी पत्नी से शिकायत कर दिया, आंटी जी जब आप घर पे नहीं रहते हैं तो अंकल जी हमारे साथ ऐसा करते हैं। तो वो अपने पति से पूछती है कि आप क्या ऐसा करते हैं, तो पति कहता है लड़की गलत कर रही है। उसके बाद फिर वो पत्नी भी ध्यान नहीं देती है, फिर वही प्रक्रिया जारी रहती है। कुछ दिन के बाद लड़की को लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तब तक काफ़ी समय बीत जाता है, सालों साल ऐसे चलता रहता है। लेकिन लड़की मई 2020 में 4-6 महीने बाद अपनी माँ से कहती है कि माँ, हमारे साथ बगल वाले अंकल दवा खिलाते हैं, जब दवा खिलाते हैं तो मेरे अंदर एक उत्तेजना आ जाती है, एक अजब से पुरुष से संपर्क बनाने की मेरी इच्छा होने लगती है। हमारे साथ निरंतर ये 4-6 सालों से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अब अति हो गई है। मैं आपसे बता रही हूँ। जब माँ इस बात को सुनती है तो अपने पति से कहती है, पति को रहा नहीं जाता है, कहता है कि चलो कंप्लेंट कर देते हैं पुलिस में। तो माँ कहती है कि क्या कंप्लेंट करोगे, वो लोग बड़े लोग हैं, इस लाज में जितने यहाँ पर जितने भी किराएदार हैं उसमें उसके बहुत अच्छे संबंध हैं, ज़्यादातर रिश्तेदार हैं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, बेहतर है कि अपनी लड़की को हम संभालें। लेकिन करते भी क्या, ये दोनों लोग नौकरी पे चले जाते थे, लड़की आती थी और वो पड़ोसी चूँकि लड़की को इतना नशे की गोली खिला चुका था कि लड़की आदी हो गई थी, अकेला पाता तो लड़की को घर से अपने उठा ले जाता था और जो अपनी मनमानी करता। इस बात को लड़की ने अपने उसकी पत्नी से बताया, लेकिन पत्नी भी अपने पति का ही सहयोग करने लगी। उसका मतलब ये था कि पति कहीं बाहर जाए, इसकी अपेक्षा घर में ही सारे साधन उसको उपलब्ध कर दिया जाए। और पति पत्नी की दोनों की साजिश थी, उस लड़की के साथ अप्राकृतिक व्यवहार करते, सेक्सुअल इस तरह उसके साथ हरेसमेंट करते। कुछ दिन बाद वो लड़की आदी हो जाती है, उसको बगैर सेक्स के रहा नहीं जाता है और वो उस पड़ोसी का भी इंतज़ार करती थी स्कूल से आने के बाद कि कब अंकल आए हमको लेकर जाए। जैसे स्कूल से आती थी वो अंकल के यहाँ चली जाती थी और फिर वही क्रिया दोहराई रहती थी। चूँकि वे लड़की सेक्स की पूरी तरह से आदी हो चुकी थी, उसके अंदर गंदी आदतें पड़ गई थी। ऐसे ही चूँकि उसके माता पिता ने भी इग्नोर कर दिया, उससे भी उसको कोई हेल्प नहीं मिली, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट शुरू में कर दिए होते तो आज दिन देखने का न मिलता। अंत में वही होता है जो नहीं होना चाहिए। लड़की चूँकि इतनी उसके अंदर कामुकता आ जाती है, सेक्स की इतनी उसके अंदर इच्छा हो जाती है कि वो अकेला आदमी पूरा नहीं कर पाता, तो वो एक लड़के से संबंध बना लेती है। बगल में ही था लेकिन लड़का भी नाबालिग था, उसके साथ घूमना टहलना आना जाना। चूँकि उसके माँ बाप बाहर रहते थे अब काम के सिलसिले में, तो आते नहीं थे, तो लड़की को मौका मिल जाता था। तो वो पड़ोसी अंकल से तो उसके संबंध पहले से थे ही, लड़के से भी संबंध बना लेती है। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है उस लड़के के साथ भाग जाती है। माँ बाप लौट कर आते हैं तो परेशान हो जाते हैं, जाकर दूसरे दिन पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करते हैं। पुलिस कमरे की तलाशी लेती है, 27 पन्ने की जो नोटबुक पाती है, नोटबुक में लड़की ने पूरी कहानी लिखा था कि हमारे एक पड़ोसी हैं, पड़ोसी अंकल जी हमको दवा खिलाते थे और उसके बाद दवा की मैं आदी हो गई, मेरे अंदर हार्मोनल चेंजेज हो गए, मैं बहुत जल्दी बड़ी हो गई, मेरे अंदर सेक्स की इच्छा जगती थी। वो हमारे साथ इस तरह व्यवहार करते थे, अप्राकृतिक प्राकृतिक जिस तरह से करते थे। और मैं बहुत शिकायत उनकी पत्नी से भी की, लेकिन उनकी पत्नी ने भी उसका सहयोग दिया। इसलिए मैं मजबूर हूँ, मैं एक लड़के से संबंध बना चुकी हूँ और उस लड़के के साथ मैं भाग आई हूँ और इसमें किसी का कोई दोष नहीं, क्योंकि मैं करती क्या, मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन वो डायरी, वो नोटबुक पर्याप्त थी सबूत के लिए। तुरंत पुलिस जाती है, उन दोनों पड़ोसी हस्बैंड वाइफ को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद पास्को के तहत अच्छी धाराओं में, मतलब गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है और
मुकदमा जब दर्ज होता है तो उसके बाद वो लोग जेल जाते हैं। लोअर कोर्ट से इन लोगों की ज़मानत खारिज हो जाती है। ये लोग हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट में पृथ्वीराज जस्टिस सुनते हैं और उन्होंने कहते हैं, और इधर से प्ली ली जाती है कि साहब 2-3 साल से मैं जेल में हूँ, मैंने जेल बहुत काट लिया है, अब हमको छोड़ दिया जाए। लेकिन जब 27 पन्ने की डायरी वो देखते हैं जज साहब, तो उनका कलेजा फट जाता है। वो बहुत खुद इतने, उनका हृदय एकदम से विदीर्ण हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे दरिंदे को तो छूटना ही नहीं चाहिए था। पूरी जब लड़की की कहानी सुनते हैं तो उसकी बेल को खारिज कर देती हैं। लड़की का बयान भी उसी समय दर्ज किया जाता है, लड़की भी अरेस्ट कर ली जाती है। चूँकि वो जिस लड़के के साथ थे, दोनों माइनर थे, उसमें कुछ किया ही नहीं जा सकता था। लड़की ने जो बयान दिया, लड़की के बयान के आधार पर और भी सबूत मिलता है। और इस कहानी को सुनाने का मतलब ये है कि अपने बच्चों से स्कूल से जब आएँ तो उनको समय दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे गुड टच और बैड टच के बारे में उनसे पूछिए कि आपके स्कूल में आपका टीचर का व्यवहार कैसा था, आपके स्कूल में पानी पिलाने वाले का व्यवहार कैसा था, आपके मित्रों का व्यवहार कैसा था, ये सब चीज़ें, और पड़ोसियों का व्यवहार आपसे कैसा था। ये सब चीज़ों को बच्चों से जब तक आप घुले मिलेंगे नहीं, जब तक उनसे पूछेंगे नहीं, इस तरह की घटनाओं से बचा नहीं जा सकता है। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना है, हमारा उद्देश्य किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है, बस सिर्फ आपको जागरूक करना है जिससे इस तरह की घटनाएं न घटित हों। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।